कि उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, वो चीज़ हुई शायद से, उस चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया। तो जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था तो एक थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे फॉरेन में जाना है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं वो ड्रीम को अचीव करूँ। स्कूल से घर आने के बाद जाना है, रेस्टोरेंट पे रुकना है, फिर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे स्पेशली बिजी रहता है। लाइक तो 2012 में मैं फर्स्ट टाइम कनाडा आया था। तो मुझे एक हैदराबाद की कंसल्टेंसी सर्विसेज से मैंने किया था, बट मुझे ये पता चला कि वहाँ आपके पैसे लेके आपको खाली मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एज एन इमिग्रेंट शिफ्ट होना, इसका पूरा प्रोसेस काफ़ी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ लोग एजेंट की मदद लेते हैं और कुछ लोग अपने आप ही अपना पूरा पेपर वर्क करने में बिलीव करते हैं। जैसे तैसे करके एक फैमिली हिम्मत जुटा के एक अलग कंट्री में शिफ्ट हो जाती है। मान लीजिए अगर आप इंडिया में हैं, कनाडा आना चाहते हैं, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, आप भी आए हैं अपनी फैमिली के साथ, मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। वक्त लगा लेकिन हम यहाँ पहुँच ही गए। अपने छोटे से ड्रीम को यहाँ पूरा करने के लिए किस तरीके की मेहनत लगती है, क्या रिसोर्सेज लगते हैं, चलिए आज इस बारे में बात करेंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो यहाँ एक सपना लेकर आए हम ही लोगों की तरह, लेकिन उन्होंने अपने सपने को एक्सपैंड कर दिया। किस तरीके से अपना एक खुद का बिजनेस और एक वेंचर खड़ा कर दिया, वो भी कनाडा जैसी एक नई कंट्री में, जो उनके लिए भी एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक मेल पर्सपेक्टिव क्या होता है जब कोई इंडियन कनाडा आता है अपने परिवार को लेकर, और क्या अपने परिवार को यहाँ लाना एक अच्छा डिसीजन है या आप एक बहुत बड़ा रिस्क इसमें लेते हैं। बात करेंगे विशाल बानकर के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं इनका नाम ठीक से नहीं ले पाती हूँ जब भी इनसे मिलती हूँ, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि ये बहुत स्वीट हैं, एक शेफ़ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और बातें करते हैं, जानते हैं कि क्या हैं उनके स्ट्रगल्स एज एन इमिग्रेंट, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस। हेलो विशाल, हेलो। कैसे हैं आप? बस मैम ठीक हूँ मैं, बढ़िया। थोड़ा सा बढ़िया। नर्वस हूँ बट दैट्स ओके। नहीं, नर्वस क्या होना है, आप इंडिया से कनाडा आ गए हैं, अब नर्वसनेस सब खत्म हो गई है। पता है, इतनी बड़ी हिम्मत जुटाने का ये जो हम काम करते हैं, अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, सूटकेस में सारा सामान भर के, आसान थोड़ी है ना? तो वही नर्वस होता है शुरू के पॉइंट में, हाँ, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है ना? देन यू हम स्ट्रांग बनते हैं। मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपको एक रिवर्स गियर तो लेना ही पड़ेगा। जब आप रिवर्स गियर लेंगे तो ये आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो बताइए विशाल, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। शनि शिंगणापुर एक छोटा हाँ, सा गांव है। बहुत सुंदर। वहाँ पे शनि भगवान का टेम्पल है, तो वहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। अच्छा, तो आप वहाँ रह के कैसे आपका ये सपना बना कि भाई कनाडा जाना है? किसने आपके अंदर ये ड्रीम डाला? एक्चुअली मेरे पिताजी का रेस्टोरेंट था, तो जैसे मैं स्कूल में था तो फिर स्कूल से घर आने के बाद जाना है, रेस्टोरेंट पे रुकना है, फिर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे स्पेशली बिजी रहता है। लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बिजी रहती है, तो एक्स्ट्रा मैन फोर्स की ज़रूरत होती है, और घर की अगर मैन फोर्स हो तो फिर वहाँ से मैंने देखा कि आई स्टार्टेड लर्निंग, कि मैंने देखा कि खाना कैसे कैसे बनाते हैं, बनाते हैं? खाना कैसे बेचते हैं। हाँ, फिर उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एक टीम होती है, तो हाँ। उनके साथ कैसे रहना है। अच्छा। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनकी नेसेसिटी क्या है, बिल्कुल। उनको खाने में क्या पसंद है। तो ये जर्नी मुझे इंस्पायर करती गई कि चलो मैं एक दिन अच्छा रेस्टोरेंट बिजनेस खड़ा कर पाऊँ। लेकिन कनाडा तो आपने सोचा होगा कि, या सोचा होगा कि यहीं कहीं इंडिया में ही कर लूँगा मैं? नहीं, एक्चुअली जब मैं शनि शिंगणापुर में था तो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से कोई कुछ अलग नहीं करता, वो सब फैमिली बिजनेसेस में होता है, पैसों की कमी नहीं होती है, कुछ नहीं, एक लाइफ चली होती है। बट मेरी मेरी सोच थी कि मैं दूसरों से ज़्यादा मतलब अलग क्या कर सकूँ, कि जिससे मेरे मदर और फादर को अच्छा लगे कि नहीं, मैंने इनको पढ़ाया। तो फिर मेरी थॉट प्रोसेस 11th और 12th के बाद चेंज हो गई। तो एक ट्रेजेडी हुई थी, तो मुझे लगा कि अगर मुझे इस ट्रेजेडी को
किस अलग तरीके की ट्रेजेडी हुई? इट वाज अ इंसिडेंट लाइक अ स्मॉल इंसिडेंट अच्छा। वेयर आई ट्राइड टू डू सुसाइड. ओह, ऐसा क्यों? शायद से तब तक हमें अपने माँ बाप ने बहुत प्यार से लाड़ लाड प्यार प्यार से से रखा। बढ़ाया था. हाँ। तो मुझे ये था कि कुछ इंसिडेंट हुआ और लाइक बस खत्म करो, वो एक चीज हो कोई गई. ऐसा कोई बिजनेस से रिलेटेड, नहीं पढ़ाई नहीं, से बिजनेस रिलेटेड? से रिलेटेड नहीं था. इट्स लाइक एज. ओ अच्छा। 11th और 12th की जो अच्छा, एज मैं होती है समझ ना, गई। तो इट्स लाइक मोर, आपको लगता है कि आपको लोग ज़्यादा ये करते हैं ये वो, और अगर हमारे पिताजी हम पे हाथ उठाते हैं तो अच्छी चीज़ के लिए ही उठाते हैं. आज जाके मैं समझ चुका हूँ वो चीज़ कि, और फिर उसके बाद में अच्छा भी हुआ कि उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया. वो चीज़ हुई शायद से, उस चीज़ ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा. मैं अपने गांव से पहला फॉरेन में जाने वाला ओह अपना वाओ। वो रहूंगा. अच्छा। अगर मैं ये करूंगा तो ही मेरे पिताजी और मेरी माता को अच्छा लगेगा. लाइक हाँ हाँ। आई डिड इट ऑन माई ओन. चलो, ऐसे ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होते हैं. ऐसा मत करिए अगर आपको कभी ऐसे लाइफ में लगता है. जितने भी टीनेजर्स हैं, क्योंकि ये भी उस टीनेज वाली लाइफ में थे, आई एम श्योर. नहीं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी हमारे माँ बाप करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करते. तो वो आप स्किप कर दीजिए वो मूवमेंट और आगे बढ़िए. आगे बढ़िए और ऐसा अच्छा सपना देखिए कि कनाडा आना है, मूव होना है अपने गांव में से. तो फिर आप निकले सबसे पहले. शायद 2000, तो उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा यही मेरे लिए सबसे बेहतर है. अच्छी लाइन है ये. क्योंकि मैं उसमें अपनी हर चीज़, अपनी थॉट प्रोसेस, अपना एक्सपीरियंस, हाँ, और आपका तो अपनी काफी ज्यादा जर्नी, एक्सपीरियंस बचपन से ही हाँ, आपने तो शायद फिर देखा मैं होगा. उसमें ज़्यादा डिलीवर कर पाऊंगा. तो उसके बाद में मैंने होटल मैनेजमेंट चूज़ किया और देन फिर मैं हर सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग लेता गया 5 स्टार्स में. तो मुझे मल्टी क्यूजीन्स, बाकी हर चीज़ें, ऑपरेशंस, कैसे ऑपरेशंस करते एक रेस्टोरेंट मुझे का. आपसे एक बात पूछनी है. जितने भी बच्चे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, इंडिया में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, किस तरीके की जॉब मिलती है और क्या उन्हें अच्छा पे किया जाता है? ओ इट्स, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो ना तो एक पैशन के साथ करो, पैसे के हिसाब पैसे से. के हिसाब से नहीं. बिकॉज वो आपको अगले 10-15 साल पे ऑफ नहीं करने वाला. एक तो वैसे भी मुझे लगता है काफी एक्सपेंसिव कोर्स होता है ये. इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट पैशन बहुत ज़रूरी है पैशन इसमें. बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे काफ़ी मेहनत वाला काम. मुझे जितना हालांकि पता है, मेरे फ्रेंड्स हैं कितने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं. मेहनत भी लगती है आपको, काफ़ी काफ़ी घंटे खड़े रह के इट्स काम लाइक भी करना पड़ता होटल है. इंडस्ट्री का यही टाइम होता है, वो खुद के लिए करो या दूसरों के लिए लाइक जॉब करो, आपका जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है. तो उसमें बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं. लेकिन ट्रेनिंग अच्छी खासी मिलती है इस कोर्स में. ओ बहुत अच्छी. अगर आप बिलीव करोगे कि लाइक इफ एवरी सेमिस्टर के बाद आप एक रखो थॉट प्रोसेस कि मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊंगा जहाँ पे मुझे सीखना मिलेगा स्क्रैच से. स्क्रैच से. तो स्क्रैच से हर चीज़ में होता है. लाइक ईच सेक्शन होता है आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, F&B सर्विस होता है, फ्रंट ऑफ हाउस होता है, अच्छा, एंड बैक ऑफ हाउस भी. हाउस कीपिंग भी होता है. ओह. तो आपकी मतलब आप एक बहुत कुछ सीखते हो उसमें. पूरा होटल मैनेजमेंट. पूरा होटल मैनेजमेंट. वेरी नाइस. इसके बाद आपके क्या स्टेप रहते हैं? इसके बाद ये होता है कि लाइक वंस 3 साल या 4 साल का एक कोर्स होता है. तो उसमें लाइक BSc हॉस्पिटैलिटी होता है, देन होटल मैनेजमेंट होता है, केटरिंग टेक्नोलॉजीज होता है. तो आपको किस फील्ड में जाना है, लाइक टूरिज्म फिर में आप डिसाइड करते हैं कि फिर आपको. हम डिसाइड करते ओह, हैं. तो काफी बड़ा लंबा कोर्स हो गया ये तो. हाँ, बहुत लंबा कोर्स होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बट लगते हैं. सक्सेस मिलती है. क्या रेटिंग है सक्सेस की? सक्सेस, ऑब्वियसली सक्सेस, वो बहुत, आप सक्सेस एक लाइक इट्स नॉट लाइक एक रात की जर्नी नहीं है वो. डिपेंड करता है कि आप डिपेंड में भी करता है. कितना, किस तरीके का डिपेंड करता आपके है. अंदर अगर आप जज्बा इंडिया है. में करते हो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स है. आप लाइक पॉट वॉशर से चालू करते हो, इफ़ यू एंटर इन किचन, और एग्जीक्यूटिव शेफ वो फाइनल डेस्टिनेशन होती है. बट उसमें फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत लाइक थॉट प्रोसेस, स्किल्स और हर चीज़ होती है जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है हर टाइम पे.
हाँ, फेलियर हर फील्ड में मेरे ख्याल से होता है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है देन नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? फेल्योर से थोड़ी हमें तो आगे बढ़ना है, राइट? हाँ, आगे फेल्योर इज अ पार्ट। इज अ पार्ट। तो फिर विशाल जी, आप कैसे फिर कनाडा कैसे आए फिर आप? होटल मैनेजमेंट का हाँ, कोर्स तो तो कर लिया होटल आपने। मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, देन इंटर्नशिप रहती हमारी 6 मंथ्स की। तो जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था तो एक थॉट प्रोसेस ये था कि मुझे फॉरेन में जाना है, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं वो ड्रीम को अचीव करूँ। तो फिर मैंने 2009 में सेंट लुशिया के लिए मुझे ऑफर मिला, लाइक फ्रॉम कंसल्टेंट। और मैं सेंट लुशिया मैंने ट्रैवल किया 2009 में, लाइक 19 साल की एज में। अच्छा। और मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन रिजॉर्ट मिला था, सैंडलवुड ग्रैंड। इट्स वाज लाइक ह्यूज 750 एकर्स रिजॉर्ट। ओ वाह। तो एज अ व्हाट, क्या पोजीशन तो थी आपकी? इंटर्नशिप जब होती है होटल मैनेजमेंट की, तो आपकी 4 फील्ड में होते हैं, लाइक 2 मंथ्स यू हैव टू गिव इन प्रोडक्शन, 2 मंथ्स यू हैव टू गिव इन F&B सर्विस, 2 मंथ्स आर लाइक 1 मंथ इन फ्रंट हाउस एंड 1 मंथ इन हाउस कीपिंग। तो आपको पूरे एक 5 स्टार इंडस्ट्री या जो होटल इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है। वाह, मतलब वहां पे जितने भी लोग हैं सबको सब कुछ आता है। हाँ, सब कुछ आता वाह, है। मुझे Yes, ये नहीं पता था कि आप लोगों को हाउस कीपिंग का भी पूरा पूरा अंदाजा पूरा होता है। आता है। F&B आप कह रहे हैं, फूड एंड बेवरेज आप फूड कह एंड रहे हैं। बेवरेज होता है। वेरी नाइस, काफी कुछ, मतलब सब कुछ कवर कर लिया हाँ जी। पूरा का पूरा। ठीक है, वहाँ अच्छा एक्सपीरियंस था आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 मंथ्स की जर्नी थी, तो फिर मैं वापस इंडिया आया। फिर मेरा होटल मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट किया। एंड देन लाइफ में हर बार ट्रेजेडी होती है, लाइक लाइफ इज नॉट एट सिंगल फेज। तो मेरी फियांसे थी, जो मेरी वाइफ है अभी, हाँ। तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। ओह, ओके। तो मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने उनको बोला था कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। घर वालों ने कहा बट आपकी तो 21 साल उम्र है, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो अभी। हाँ। तो अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो फिर आपको फिर से फॉरेन जाना पड़ेगा या जो भी है। लाइक वंस यू वेंट, नाउ आप अपना फ्यूचर देखो कि कहाँ पे स्टैंड करते हो फ्यूचर को लेके। तो फिर मैंने उनको बोला मैं 1 साल जाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो देन माय कनाडा जर्नी ड्रीम स्टार्ट्स। तो 2012 में मैं फर्स्ट टाइम कनाडा आया था। लेकिन कनाडा आने के लिए काफ़ी सारे मैं कहूँगी फाइनेंस भी लगता है। किस तरीके से आपने, कैसे वो सारा फाइनेंस इकट्ठा किया? एक्चुअली क्या पेपर फाइनेंसेस लगते नहीं थे। 2012 में ये था ना कि अगर आपने सोचा कि मुझे कनाडा आना है, जी। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेस होते हैं, आपको स्टडी करना पड़ता है कि अगर मुझे कनाडा जाना है तो व्हाट आर द वेज टू एंटर इन कनाडा। अच्छा, अब ये 2012 की बात है दो और हज़- अभी 2024 चल रहा है। सीन पूरा पलट चुका है, देखते हैं तब का क्या सीन था। तब का सीन ये था कि इट वाज वेरी इजी। स्वैप प्रोग्राम रहता था, लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। उसको समर एक्सचेंज प्रोग्राम भी बोलते थे। वेरी नाइस। तो वहाँ पे ये होता था कि लाइक इफ यू हैव डन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, तो कनाडा गवर्नमेंट आपको ऑल ओवर इंडिया से खाली 30 स्टूडेंट्स उसमें चूज होते थे। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया से। कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? अब बट लोग तो 30 बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स भी, बट उनको एक्सपोजर मिलता है। तो मुझे राइट डायरेक्शन मिली और और मेरा आप उन ड्रीम। 30 में से एक थे? हाँ, 30 में से एकदम है। किस, ये अगर कोई करना चाहता है इंडिया में, आप प्लीज बताइए कि वो 30 बच्चे अभी भी सिलेक्ट होते हैं? शायद उन्होंने Exchange? चेंज कर दिया है प्रोग्राम, बट अभी मुझे लगता है कि अगर आप राइट कंसल्टेंट चूज करोगे जिसको डेप्थ में पता है कि आर देयर एनी वेज, अगर हम होटल मैनेजमेंट होटल करते हैं या मैनेजमेंट। कुछ भी करते हैं, कुछ भी कोर्सेस, मुझे शायद दोस्तों से पता चला कि अगर आप मास्टर्स भी करते हो तो आपको पीएचडी के लिए भी ऑप्शंस मिलता है यहाँ पे। और तो डेप्थ में वो कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, पर अच्छे कंसल्टेंट भी मिलना कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बेचारे बहुत बच्चे ज़्यादा। बहुत परेशान हो जाते हैं एक तो। और फीस भी पे करनी है, घर का रेंट भी देखना है, खाना पीना भी देखना है, फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। राइट गाइडेंस की आपको राइट ज़रूरत है। गाइडेंस की। तो मुझे ओपन वर्क परमिट मिला उस टाइम। और हमने कहा चलो इजीली एंटर हो गए कनाडा, ओपन वर्क परमिट, लाइक यू कैन वर्क एनीवेयर। वाह। बट यहाँ पे आके ओ माय गॉड, लाइक हमें पता चला कि कनाडा की रियलिटी क्या है। क्या रियलिटी है कनाडा की? क्योंकि आप फ्रेशर आते हो,
तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो आपको इजीली कैसे जॉब मिलेगी? आपको तो पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तब लाइक मतलब तब 2012 में भी आपसे कहा गया था कि कैनेडियन एक्सपीरियंस कहाँ है आपका? कहाँ है आपका? लाइक अभी तो हमने उस टाइम हमें ज़्यादा पता नहीं था, फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ रेंट इतने ही पैसे और थोड़े से ऊपर पैसे लेकर आए थे। अच्छा। और जितने पैसे लाए तो वो उसमें तो रेंट भी ही चले गए फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ, और बचा तो कुछ है ही नहीं। जॉब मिलना मुश्किल था, तो एवरी अदर इमिग्रेंट मुझे भी फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। एवरी अदर इमिग्रेंट की तरह आपको फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। फिर फैक्ट्री में जॉब फैक्ट्री में करके जॉब थी, लाइक 7 to 3 फैक्ट्री में जॉब रहती थी, मंडे टू फ्राइडे। कभी कभी ओवर टाइम मिल जाता था, तो खुशी से कर स्टूडेंट्स लेते को थे। अलाउड होता था वर्क करना? हाँ, लाइक आई वाज ऑन, मैं ओपन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। तो मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता था। तो पर पढ़ाई चल रही थी आपकी साथ में कुछ? नहीं, मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया नहीं, था। पर आप कह रहे हैं ना कि आपको वो 30 स्टूडेंट्स को एक्सचेंज हाँ, प्रोग्राम। समर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, वो खाली समर आपको ओपन वर्क परमिट देते हैं, अच्छा। और कनाडा आके फिर आप जॉब अप्लाई करो, अगर जॉब मिलती है ओहो तो हो। फिर फिर फैक्ट्री में काम किया और कहाँ कहाँ अरे ऐसी फिर जगहों पे? ऐसी मुझे फिर हम तो छोड़ नहीं रहते, लाइक भाग रहते हैं। 7 to 3 जॉब करते थे। हाँ। उसके बाद रेज्यूमे लेके हर किसी रेस्टोरेंट में चलो अच्छा। रेज्यूमे देना, 5 स्टार्स में रेज्यूमे देना, और तब पता चला कि बिना रेफरेंस के कनाडा में जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है। मतलब ये सिर्फ आज का हाल नहीं है, ये तब का भी हाल है कि 2012 में भी, आज भी आप देखेंगे ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैंने रील ना देखी हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जो बच्चे जा जाके रेस्टोरेंट पे जा जाके अपना रिज्यूमे हाथ में पकड़ा रहे हैं, और कॉल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मुझे नहीं पता, चलो ये तो बात की स्ट्रगल है। बट तब भी ऐसा होता था कि तब भी ऐसा होता बिल्कुल था। तो फिर मुझे मेरी पहली जॉब जो रेस्टोरेंट में मिली वो थी डिश वॉशर की। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही ऐसी जा जाके जा आपको जाके तो फिर मैंने कहा चलो एंट्री पॉइंट है, वट एवर डिश वॉशर हो, एटलीस्ट रेस्टोरेंट में आ तो रेस्टोरेंट गए। में तो आ तो गया। बट उसका ये अच्छा ये हुआ कि डिश वॉशिंग करते करते उन्होंने मेरी स्किल्स देख ली, लाइक नाइफ स्किल्स। आई वॉज वेरी, मैं अच्छा था लाइक प्रेपिंग में, मुझे समझ थी इंग्रेडिएंट के बारे में। यस। तो थॉट ये था कि मेहनत करो तो चलता मेहनत जाए। करके ही आगे बढ़ोगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ नहीं, पे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देख लीजिए आप किसी भी साल में आ जाइए, रियलिटी चेंज नहीं होगी। ये तो हार्श रियलिटी है कनाडा की। मुझे भी इंडिया में बैठे हुए ये लगता था कि जाऊंगी, रिज्यूमे दूंगी, इंटरव्यू पे जाऊंगी, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको रेफरेंसेस की भी बहुत ज़रूरत है। रेफरेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आप दोस्त लोग मिलके कर लेते थे एक दूसरे, भाई तेरे को जॉब मिली है तू हाँ, मेरा भी हाँ, लगवा दे। एक्चुअली इस जर्नी में मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत साथ दी। तो फिर हम 3-4 दोस्त थे, तो हमें एक दूसरे के रेफरेंस से जॉब मिलती गई। फिर मुझे प्रेप कुक की जॉब मिली, फिर लाइन कुक की जॉब मिली, मुझे पार्ट टाइम भी जॉब मिली। और ऐसा वक्त आया कि मैं दिन के लाइक 18 घंटे में ये करता था, लाइक अच्छी पे मिलती थी उस वक्त? बेसिक पे थी 10.25, उसमें भी कुछ था। उस टाइम की बेसिक पे थी? हाँ, 10.25। अच्छा, ज़्यादा नहीं इन लोगों ने बढ़ाया, इतने सालों में बस 15 तक ही पहुंच पाए हैं हम लोग। ये तो गलत बात है। मुझे ये भी तक पता चला है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि कई बार हमारी वाली कम्युनिटी में जब बच्चे काम करने जाते हैं, इंडियन कम्युनिटी में, तो उनको पे बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा पे मिलता है। इज इट अ रियलिटी? एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा क्योंकि मैं भी अभी बिजनेस में हूँ, तो ना, बट यही है, रियलिटी उससे हार्श है। काम करके भी पैसे नहीं मिलते। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था कि मैंने किसी के लिए काम किया और उसने मेरे पैसे ही नहीं दिए। पैसे नहीं दिए। बट वो रियलिटी है। रियलिटी है, बट ऑफ कोर्स वी शुड हेल्प ईच अदर एज एन इंडियन, राइट? फिर किस तरीके की जर्नी रही है आपकी? तो मेरा तो ये था कि मैं 1 साल पैसे कमाने हैं, वापस चले जाने हैं। तो अच्छा हुआ कि मैं इतनी मेहनत की कि आई सेव्ड अ लॉट मनी, लाइक 15 lakhs इन 1 year। मुझे लगा कि बहुत 15 पैसे, लाख 15 lakhs इन इंडियन रुपी। इंडियन आईएनआर? अच्छा, और वो भी लाइक आप बस 1 साल में। एक साल में, और ठीक है। ये था कि वापस जाके तो शादी करनी है अभी। हाँ, अच्छी खासी धूमधाम से शादी की होगी आपने। नहीं, वहां पे फिर जाके रियलिटी ये चेंज होती है ना कि बस 15 लाख में तो आप सरवाइव नहीं कर पाते, राइट? वो तो खत्म हो जाएंगे। तो
हाँ फिर उसके बाद में मैंने रेस्टोरेंट चालू किया इंडिया जाके। इंडिया जाके रेस्टोरेंट इंडिया जाके मैंने रेस्टोरेंट चालू किया। वो पैसे आपने जो बचाए थे नहीं, मैंने शायद उस टाइम पे वो सब पैसे घर पे दे दिए थे। थोड़े बहुत मेरे पास पैसे थे। और वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उससे शायद बहुत लोग इंस्पायर हो जाएंगे। बताइए प्लीज। क्योंकि जब मैंने रेस्टोरेंट चालू किया, तो जैसे रेस्टोरेंट स्क्रैच से बनाना है आपको, तो उसके लिए इंडिया में लीगैलिटीज क्या है, आपको कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि आपके जो बिजनेस चालू करना होता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, तो उसमें 3C होते हैं। 3C होते हैं उसमें। एक होता है आपका कस्टमर होता है, एक होता है आपकी कैपिटल, और एक होता है आपकी कैपेसिटी। अच्छा। और शायद उस जर्नी में मुझे पता ही नहीं चला, वो दोस्तों ने मिलके डिसीजन ले लिया कि अब चलो रेस्टोरेंट चालू करना है, चालू कर देते हैं। बट उस सेटअप कॉस्ट कितना लगता है एक रेस्टोरेंट खड़ा करने के एक्चुअली में लिए। एक रेस्टोरेंट कैसे चलता है इंडिया में वर्सेस कनाडा में भी कनाडा पूछेंगे, में। पहले आप इंडिया का फटाफट बता इंडिया दीजिए। में। तो ये था कि हमने एक प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया कि वो 9 लाख रुपए का है, और लाइक पार्टनर्स थे, सब कुछ था। बट हमने स्टडी नहीं किया था कि एक रेस्टोरेंट को कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी लाइक 9 लाख रुपीज। एट द एंड इट वेंट अप टू 35 लाख रुपीज। और उस टाइम पैसे नहीं थे, बैंक लोन नहीं था, कुछ नहीं था। घर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम तुझे पैसे ही नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते थे पार्टनरशिप आगे जाके, शायद उनके मन में यही था कि वो खराब हो जाती है, सही बात है। सब उनको लगता है। तो ऐसा ही था, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने कहा चलो स्क्रैच से करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पैशन है। बट उस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस ओनर को सीखना चाहिए। एक्चुअली दैट वाज माय फेलियर। नॉट इन केस लाइक कि वो रेस्टोरेंट चला नहीं, वो रेस्टोरेंट आज भी चला है, आज भी उसी नाम से है, सब अभी भी है? अभी वहाँ भी पे? है। कहाँ पर है? वो शनि शिंगणापुर में ही है। अच्छा, किस तरीके का खाना मिलता है? इट्स लाइक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है, नॉर्थ इंडियन क्यूजिन। आपका साउथ इंडियन क्यूजिन भी है। सुबह साउथ इंडियन क्यूजिन होती है ब्रेकफास्ट हाँ, में, नाश्ता शाम को, वाश्ता। और अच्छा, नॉर्थ इंडियन क्यूजिन अच्छा, वो होता फिर है। कौन चला रहा है? आपकी फ्रेंड अभी हाँ, वो रेंटेड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर अब आपने शादी वादी करके शादी वादी की, और फिर मेरी बेटी, उसका नाम है आद्या परी, उसका बर्थ हुआ। तो जैसे इंडिया में हर फैमिलीज में ड्रामा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो वही फेज से मैं जा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे मेरी बेटी के लिए शायद बेटर फ्यूचर, उसके फ्यूचर के लिए मुझे मूव होना चाहिए। और मेरे दोस्त लोग जो कनाडा में थे वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैंने कनाडा की लाइफ देखी हुई है आपने, तो स्ट्रगल भी स्ट्रगल्स देखा देखा हुआ है, सब कुछ था। बट उस टाइम मुझे वे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम भी रास्ते अलग अलग अच्छा, थे। आप एक्सचेंज वाले प्रोग्राम में तो आ गए, अब वापस री एंट्री कैसे करनी है, री-एंट्री, अब ये आपने जानना था। फिर ये आप जान री एंट्री कैसे कर तो पाए? फिर मैं दोस्तों से टच में था, तो मैं रास्ते ढूंढ रहा था। उस टाइम एक्सप्रेस एंट्री का एक रास्ता था, बट एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपके पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। तब कितने पॉइंट्स थे? ओ, तब वो 800 पॉइंट्स थे, क्योंकि जब एक्सप्रेस एंट्री नहीं आई थी, अगर आपके पास वर्क परमिट था तो भी वो 600 पॉइंट्स मिल जाते थे। और बाकी 200 पॉइंट्स तो आपकी एज की क्राइटेरिया, एज की एक्सपीरियंस और एजुकेशन, समझ गई। उससे हो जाता था। बट जो इंडिया में बैठा है उसके लिए 800 पॉइंट्स कवर करना तो बहुत मुश्किल था। तो मुझे एक हैदराबाद की कंसल्टेंसी सर्विसेज से मैंने किया था। बट मुझे ये पता चला कि वहाँ आपके पैसे लेके आपको खाली मतलब जो भी आप देख लीजिए, बहुत सारी कंसल्टेंसी वाली एजेंसीज हैं जो इस तरीके से आपको करेंगी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने दूसरा रास्ता देखा कि विजिटर वीजा से हम कनाडा आ सकते हैं। अच्छा ये तरीका सही है, बट नहीं, प्रमोट नहीं करेंगे हम, प्रमोट नहीं करना चाहिए, प्रमोट नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन बट मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि गलत तरीका है, पर यहाँ आके आई एम श्योर आपने अच्छा खासा पेपर वर्क आपने किया होगा, पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं, किया मैंने होगा। रिसर्च की थी। 6 मंथ्स में अगर मैंने जाना है तो फिर उसके बाद मुझे उसके जाने के बाद वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी क्या, मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, रेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते।
विजिटर वीज़ा पे तो फिर आप क्या आपने फैमिली को पूरा लेके नहीं नहीं, मैं फैमिली को नहीं लेके आता। फिर मैं ये चाहता था अकेले कि आए? हाँ, मुझे पता था कंसल्टेंसी सर्विसेज, वर्क परमिट कैसे मिलता है। और मैं एलिजिबल था क्योंकि मैंने विजिटर पे आया। हाँ, और अच्छा वो मैं आपके पासपोर्ट पे तो वैसे हाँ, ही था। फिर आप विजिटर की तरह यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आया 2018 में। 18 में आए। ओके, फिर तो फिर हर किसी की तरह फिर मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज को विजिटेड किया, उनसे जाना कि कैसे क्या हो सकता तरीका है पक्का होने का? हो सकता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था उस टाइम कि मुझे एलएमआई ढूंढनी पड़ेगी। ओह, तब कितना आसान था एलएमआई? शायद आसान नहीं था तब भी, और अभी भी आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो शायद हमें लगता है कि आसान है, बट आसान कभी भी कुछ नहीं होता है। तो फिर मुझे यही था कि मैं किसी कंसल्टेंसी सर्विस से, उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका इतना चार्जेस होंगे, वो होंगे। ओह, तो मुझे पता था मुझे करना है, राइट, और मैं रेडी था वो चीज़ करने के लिए, बैकअप सब चीज़ें। बट फिर उसके बाद में मेरा वर्क परमिट आ गया 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद? हाँ, क्योंकि एलएमआई की प्रोसेस को एक टाइम पर होता ये है। फिर भी काफ़ी बेटर टाइम है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर पीपल जिनको मैं जानती हूँ, जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी भी। अ, इस 6 महीने के दौरान में आप काम कर पाए थे वहाँ पे? नहीं कर पाया था, लाइक हम लीगली काम नहीं कर सकते कनाडा में, और इलीगल तरीके से करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या कर रहे थे फिर 6 महीने? तो फिर लाइक आई वाज ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग कनाडा की क्या हो सकता है क्या हो फ्यूचर सकता है? में, अपने आप ये को सब पूरे तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम में। प्रिपेयर कर रहा था। ठीक तो है। बस जब मुझे वर्क परमिट मिला, तो मुझे एक ग्लिच था मेरे वर्क परमिट में कि जितनी मेरी पासपोर्ट की वैलिडिटी है, तो उतने ही वो टाइम का मुझे वर्क परमिट मिला। तो मैं जो सोच रहा था कि मैं 6 मंथ्स बाद फैमिली लेके जाऊँ, तो वो ऑब्वियसली नहीं हो पाया, नहीं। क्योंकि स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा। जैसे अगर आपके पास वर्क परमिट है, तो आपके 3 पेरोल्स रन होने चाहिए, तब जाके आप अपनी स्पाउस का स्पाउजल वीज़ा लगा सकते हो। ये रूल अभी भी है? अभी भी है। ओके। अभी शायद टफ कर दिया कनाडा गवर्नमेंट में, बट आपके लिए 1 साल का 6 मंथ से ज़्यादा आपका वर्क परमिट होना चाहिए आपके हाथ में। तो वो मेरे पास था नहीं। तो फिर वो जर्नी थी कि एक्सप्रेस एंट्री का एक मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था कि एलएमआई के 50 पॉइंट्स होते हैं, तो फिर आपका स्कोर जंप कर जाता है अगर एलएमआई के वो पॉइंट्स मिलते हैं तो। ठीक है। तो 399 मेरा स्कोर था, 50 पॉइंट्स लेके। तो मुझे आईएल्स अच्छे से निकालनी थी कि लाइक 8777 बैंड चाहिए थे आईएल्स में। तो मेरी जॉब ऐसी थी कि स्प्लिट शिफ्ट, लाइक मॉर्निंग ओपनिंग शिफ्ट मुझे मिलती थी। लाइक 72 में ओपन करता था रेस्टोरेंट, 2 बजे तक काम करो। फिर 2 बजे के बाद मेरे पास 2 घंटे रहते थे, फिर वो 2 घंटे में मैं आईएल्स की पढ़ाई करता था। करते थे। और फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर नहीं पाया, लाइक मेरा 6 पॉइंट ओवरऑल जो स्कोर आया 6.5 था, और मुझे 8777। एग्जाम्स हार्ड होते हैं आइल्स के? हार्ड नहीं होता है, इट्स लाइक अ ट्रिक। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज एक पे आपकी अच्छी हाँ पकड़ होनी चाहिए। पकड़ होनी चाहिए। आइल्स में वैसे अगर आपको नहीं पता होगा तो ऑडियो, राइटिंग, रीडिंग, यस। ये वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कनाडा आने के। कुछ बहुत मुश्किल हैं, कुछ में बहुत बहुत मेहनत लग जाती है, कुछ में तो जेबें खाली हो जाती हैं। तो तो एक्चुअली उसके देख बाद लीजिए आप। इसके बाद ये हुआ कि मेरा वर्क परमिट ख़त्म हुआ, और मैं अपनी फैमिली का वीज़ा नहीं लगा पाया। मेरी बेटी 1.5 साल की थी, अच्छा। शायद 2 साल की। और फिर उसके बाद में मेरे जो कंसल्टेंट थे, उनकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गई। मेरे पीएनपी अप्रूवल हो गई थी। अच्छा। लाइक मैं न्यू फाउंडलैंड प्रोविंस में था, वहाँ पे आपकी 6 मंथ्स के बाद पीएनपी अप्रूव्ड हो जाती है। मुझे अप्रूवल आ गया पीएनपी से, सब कुछ था, मैं खुश था कि अब चलो फैमिली आएगी। मैं अच्छे से काम कर रहा था मन लगा के। कैनेडियन रेस्टोरेंट था, आयरिश पब था, तो मैं सीख रहा था बहुत कुछ चीज़ें। बट उसके बाद ये हुआ कि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, और मैं रिस्टोरेशन में चला गया कि मैं लीगली फिर से काम नहीं कर सकता कनाडा के पर अंदर। ऐसा तो नहीं है ना कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कनाडा छोड़ दें, ऐसा
ये तो नहीं था ना? नहीं You नहीं can stay in जब Canada. रिस्टोरेशन ऐसी प्रोसेस होती है कि आप गवर्नमेंट आपको एक टाइम फेज देता है कि आप कंट्री में रहो, रीअप्लाई करो, रीअप्लाई करो। बट वो होता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए रुकने के लिए, खाने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करता उस टाइम पे। अगर आप वो छोड़ के वापस इंडिया आ जाते हो तो आपके लिए वो होल वो पूरा प्रोसेस प्रोसेस नए से शुरू होता है। ठीक है। फिर कौन से साल में आपकी फैमिली यहाँ पर तो फिर कोविड आ गया। अच्छा, ओ। कोविड आ गया, फिर वैसे भी सब वीजा सेंटर्स बंद थे, सब कुछ बंद थे, और आप और यहीं ये 2 साल हो गए थे मुझे फैमिली को ना देखे हुए, ओ। और बेटी को ना देखे हुए, वाइफ, और हर हर फेज वो स्ट्रगलिंग होता है। तो मैं हंसना भी भूल गया था, सब कुछ था, और एक ऐसी स्टेज आई कि मैंने कहा चलो सब छोड़ के वापस चलते हैं। मुझे पीएनपी अप्रूवल थी, मेरा वर्क परमिट प्रोसेस में था, मेरी फेडरल की पीआर प्रोसेस में थी, उसमें भी वो फेडरल से फाइल वापस आ गई थी, तो मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था, लाइक मैं गिव अप करने वाला था, और मैंने गिव अप भी कर दिया था कि मैंने कोविड का फर्स्ट फेज हो गया, और मैंने कहा अब चलो दुनिया तो ऐसे भी कोविड के टाइम पे सब ये था कि फैमिली के साथ रहो, Yes. वो सबसे अच्छा They also wanted you. तो फिर मैंने फटाफट से, जब वंदे भारत की फ्लाइट चल रही थी, मैंने अपनी फ्लाइट बुक कर ली और वापस चला गया, निकल गया। निकल गया। ओह माय गॉड। फिर कैसे आ गए वापस? तो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे पीएनपी ऑफिसर को एक मेल भेजी थी कि हम इसको काम पे नहीं रखने वाले। तो पीएनपी ऑफिसर जो थे मेरे, तो उनकी मुझे एक ईमेल आई कि चलो आप तो काम छोड़ के गए, तो हम आपकी फाइल कैंसिल करते हैं, क्लोज कर रहे हैं, क्लोज वो कर रहे हैं, परमिट वाली भी। क्लोज कर रहे थे। तब मैं दिल्ली में क्वारंटीन था, तो फिर मैंने कहा यार मैं गलती से डिसीजन तो नहीं ले लिया, तो मैं बहुत रोया, और मैंने ऑफिसर को एक ईमेल की जो सच थी। मैंने कहा 2 साल मैंने स्ट्रगल किया, मेरी छोटी बेटी है, मेरी वाइफ है, फैमिली है, अच्छा। मुझे तो उनको देखना है बस, मुझे तो वापस उनको लेके ही कनाडा आना है। अगर आप मुझे कोई टाइम फेज देते हो तो इट विल बी वेरी ग्रेट, अदरवाइज आई विल लिव माई कनाडा ड्रीम। फिर क्या माने वो? हाँ, मेरे ऑफिसर बहुत अच्छे थे। वैसे एक्चुअली ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप उन्हें बकायदा एक अच्छे से फॉर्मेट करके एक मेल भेजें, दे एक्चुअली लिसन टू यू। अगर आपकी अपील उनको जेन्युइन लगती है, ये चीज़ हमने एज अ फैमिली भी ऑब्जर्व करी। हमने काफ़ी मेल करी थी जब कोविड का टाइम चल रहा था, हमारी फाइल अटकी हुई थी। हमने बहुत बथेरी मेल्स डाली थी गवर्नमेंट को, हमने पूछा था क्या सीन चल रहा है, प्लीज़ बताइए। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रिप्लाई करते थे ईमेल्स पे। तो प्रोसेस तो हमेशा से क्लियर रहा है, और जिस तरीके से अगर आपने अपील करी है वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो वेरी गुड। फिर आप आ गए? तो फिर मैं इंडिया में वीज़ा सेंटर्स क्लोज थे, तो फिर मेरी बेटी और मेरी वाइफ का प्रोसेस में था वीज़ा, उनका बायोमेट्रिक्स हो गया था, सब कुछ था, खाली अप्रूवल आना था। तो अब मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने मुझे जेन्युइनली टाइम दे दिया था। तो फिर मैंने वाइफ को समझाया कोई नहीं, हमारी कनाडा ड्रीम्स जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं बाद में वापस आ गया कनाडा, सेकेंड वेव से पहले कोविड के। तो उसके बाद में सेकेंड वेव आई कोविड में। तब मेरी वाइफ और बेटी का वीज़ा अप्रूवल हो गया था, सब कुछ था। तो फिर मैंने उनकी टिकट बुक कराई अप्रैल में। तो बाद में ये हुआ कि वो जो सेकेंड वेव थी इंडिया की, वो बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मुझे अभी भी दुख होता है इंडिया में इतना सारा, जो स्पेशली सेकेंड वेव में जो हालत हुई इंडिया की, लाइक यंग फैमिलीज, वो बहुत मुश्किल था। तो हमने बहुत बड़ी रिस्क ली क्योंकि कनाडा में बैन कर दिया था इंडिया से फ्लाइट आना आपकी, और हमारा सब्र भी खत्म हो जा रहा था कि कब होगा, कैसे होगा। तो फिर मैंने कहा अब तो वीज़ा लग गया, सब कुछ है, हमने बहुत बड़ी रिस्क ली, उनको वाया थर्ड कंट्री से ट्रैवल कराया, मैक्सिको से, और बहुत ज़्यादा खर्चा था। आपकी स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्सिको से ट्रैवल कैसे कराया? उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, उनका फर्स्ट टाइम था। तो मेरे दोस्त थे, उनकी फैमिलीज थी, सबको। फिर मैंने कहा मैक्सिको से डंकी तो नहीं लगवाई? नहीं, डंकी नहीं था, लीगली था, आपके पास वीज़ा था कनाडा का। आप इंडिया से मैक्सिको ट्रैवल करो, आप वहाँ क्वारंटीन रहो
होटल्स के एक्सपेंसेस पे करो। वहाँ पे आपकी कोविड टेस्ट होगी। कितने दिन क्वारंटीन? 2 दिन। अच्छा, 2 दिन। अच्छा, उसके बाद में कनाडा अलाउ करता था, अगर आप नेगेटिव हो तो आपको ट्रैवल करने के लिए अलाउ काफी करते लोगों थे। का यही हाल हुआ होगा हाँ, तो मेरे फिर ख्याल वो से। टोरंटो आए। टोरंटो में 7 days क्वारंटीन था। मैंने उनके लिए बुक कराया था, जहाँ पे भी गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह। ठीक है, और फाइनली वो कनाडा आ गए थे, मेरी वाइफ और बेटी। वेरी नाइस। चलो, देर लगी पर आ गए। और फिर वो न्यू फाउंडलैंड आ गए थे, मैं न्यू फाउंडलैंड में था, और उसके 1 month बाद ही मेरी पीआर आ गई, वो लैंड होने के बाद ही। वेरी नाइस। और तब से मेरी जर्नी चालू होती है रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना कनाडा। अच्छा, अच्छा। फिर किस तरीके की जर्नी है आपकी? अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल 1 साल से मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है, उसका नाम है नॉर्थ कंट्री। एक कैनेडियन रेस्टोरेंट है, इट्स रेस्टो रन बाय इंडियंस, रन बाय इंडियंस। कैनेडियन रेस्टोरेंट है। किस तरीके का मेन्यू है, अगर आप लोगों को बताएं? हमारा जो नॉर्थ कंट्री एक थीम्ड बेस्ड रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट का थीम है कंट्री स्टाइल। कंट्री स्टाइल। कंट्री स्टाइल मतलब आप लाइक काउबॉय हैट जो होता है, वो पुराने गाने, उनके म्यूजिक होते हैं, उनका फूड जो है पर वो। आप कह रहे हैं कंट्री स्टाइल, कंट्री स्टाइल तो बहुत टेक्सास स्टाइल हो हाँ, गया। टेक्सास, इट्स लाइक मोर तो टेक्सास। फिर उसका कनाडा से क्या फिर रिलेशन? रिलेशन ये है कि जब कोई भी एक कंट्री स्टाइल होता है रेस्टोरेंट, हाँ, जब हम नॉर्थ साइड जाते हैं या कनाडा के रूरल एरियाज एरियाज में में जाते हैं, हाँ, तो एक वो रिलेट करती है अपनी लाइफस्टाइल, अपना अच्छा, म्यूजिक। हाँ, तो बहुत टफ पेपर था वो। हम बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का पेपर है ये पहला। अगर मुझे इंडियन क्यूजिन का रेस्टोरेंट आता तो आई तो आप थिंक जरूर 100 में से 100 ले आते। हाँ, ले आते। तो फिर आप कह रहे हैं यहाँ पे अगर किसी को अपना रेस्टोरेंट खोलना हो इस तरीके से, तो किस तरीके के पेपर वर्क लगेंगे, ये आप बता दें। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है। हाँ, अगर आपको कॉफ़ी शॉप चालू करना है, अगर आपको नॉर्मल एक टेक अवे रेस्टोरेंट चालू करना है, या फिर आपको एक डाइन इन रेस्टोरेंट चालू करना है, या फिर आपको एक रेस्टोरेंट पब चालू करना है, तो हर अपने किसी घर से भी अगर हम घर से ऑपरेट नहीं कर सकते कनाडा में। अच्छा, क्योंकि फूड बिजनेसेस के कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, लाइक हेल्थ है, फूड फायर सेफ्टी, सेफ्टी, हाँ, हेल्थ, वो सब इंस्पेक्शंस, सो लॉज है। वो लॉज आपको पहले, सबसे पहला, अगर आप कनाडा में बिजनेस ओपन मतलब करना जैसे चाहते। घर इंडिया में जैसे हम घर से कई बार होता था डब्बा सर्विस और फिर हम अपना कर देते थे, जैसे जोमेटो पे हमने बुला लिया, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा, आपको एक कॉरपोरेशन पहले ये करनी पड़ती है रेस्टोरेंट के। कोई भी आप कंपनी खोल दो, ओके, कोई भी इंडस्ट्री आप खोल दो, तो उसके लिए एक कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फिर वो कॉरपोरेशन किस सेक्टर के अंडर आती है, और फूड सेक्टर के अंदर आती है, या जो भी प्राइवेट सेक्टर या जो भी। ठीक है। और फूड्स के लिए लॉज है। तो अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लॉज पता होने चाहिए, कैसे कि laws कौन से लॉज होते हैं, कौन सी आपको परमिशंस होती है, आपका वेंचर क्या है। अच्छा, और बहुत मुश्किल है कनाडा में, क्योंकि क्या होता है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबको लगता है कि बहुत इजी है, इजी से हम जा सकते हैं, कि बट पैसे हैं तो लगा दो बस। पैसे है तो लगा दो, मतलब बट कितना पैसा लगता है एक चीज को आपको ओपन करने में, रन करने में। एक रफ आइडिया अगर आप किसी को देना चाहें कि ये सही तरीका है, उस पे आप बता दीजिए कुछ। सही तरीका ये है कि आपको पहले तो 3 P's आपको पता होने वहाँ चाहिए, 3 C's थे या या 4 P's है। यहाँ 4 P's हैं? 4 क्या है P's वो है। P's? पहला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, उसके बाद है प्रोसेस, उसके बाद है प्लानिंग, ओके, और उसके बाद है प्रोसेस। फिर से प्रोसेस। प्रोसेस कि आप इस सब को किस प्रोसेस में करोगे। आपका प्रोडक्ट होगा, उसकी प्राइसिंग होगी, और फिर उसका प्लानिंग होगा, और उसका प्रोसीजर होगा। अच्छा, तो आप इस तरीके से फिर रेस्टोरेंट में एंटर कर सकते हो। अगर आपको कॉफी शॉप खोलना है, कराइए आप, ये सबको पता है, ये 4 P's के बारे में? शायद सबको नहीं पता होते। प्राइस, प्लानिंग, प्रोडक्ट, प्रोसीजर, प्रोसेस, और इस सबको आपको बाइंड करके फिर एक बिजनेस आप ओपन कर सकते हैं। प्राइस आप किस तरीके से बोल रहे हैं? पूरा तब ओवरऑल, प्राइस जैसे वहाँ ओवरऑल, पे जैसे आपने अगर आप कहा टिम था। हॉर्टन्स किसी को टारगेट कर रहा है, टिम हॉर्टन्स का प्रोडक्ट क्या है, कि उसका प्रोडक्ट है कॉफी शॉप, तो उसके जो $2.99, $1.99, $1 वट एवर,
तो वो उसकी प्राइसिंग है। उनका प्रोडक्ट है कि वो फास्ट फूड है, कॉफी आउटलेट है, तो उसमें है। तो उन्होंने अच्छा, प्लानिंग की कि उनको कहाँ खोलना है, कहाँ ज़्यादा उनका क्राउड है, कहाँ प्लानिंग में ही प्लेसमेंट्स आ जाएंगी प्लेसमेंट्स और आ क्राउड जाएगी, और किस क्राउड आ तरीके का। जाएगा। ओके। और फिर उसके बाद में एक प्रोसेस होता है कि आपको ऑपरेट कैसे करना है उस चीज़ को। ठीक है। ओह वेरी नाइस, ये एक अच्छा टॉपिक है जिस पे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो दे कैन फॉलो एक्चुअली दीज रूल्स। वेरी नाइस। और फिर पेपर वर्क। पेपर वर्क, आप लीगलिटीज़ होती है, वो लीगलिटीज़ आप पहले लॉ स्टडी करते हो, सब स्टडी करके। कोई ऐसे जैसे किसी को जॉब पानी होती है तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में जाते हैं, अगर किसी को अपना फूड सेक्टर खड़ा करना है तो वो तो किस वो तरीके कंसल्टेशन सर्विसेज ले कि अगर आपको एंटर होना है तो किस तरीके का, अगर हमें आई रियली डोंट नो, व्हाट डू आई टाइप इन गूगल, व्हाट डू आई फाइंड? अगर हमें गूगल से पता करना है तो फिर हम उस पे पता कर सकते हैं कि कनाडा के व्हाट आर रेस्टोरेंट रूल्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट। टू ओपन अ रेस्टोरेंट। अगर आपको गूगल से शायद ये होता है कि गूगल सही से सब चीज़ें नहीं बताता, तो मार्केट में कंसल्टेशन सर्विसेज होते हैं। जैसे लाइक आई ऑल्सो कंसल्ट पीपल टू ओपन रेस्टोरेंट, उनको ओपन रेस्टोरेंट ओपन कैसे करना है, ओह वेरी तो नाइस। वो भी मैं करता हूँ। ओके, ये भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है किसी का, कि आप किसी के लिए कंसल्टेंट की तरह हाँ काम जी। करें। तो वेरी कनाडा में नाइस। मैं अभी लाइक मोस्टली 20 रेस्टोरेंट्स को कंसल्ट करता हूँ। वाओ, वेरी नाइस। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस वही था, पीआर के बाद मुझे खुद को बिजनेस चालू करना था, बट मेरे पास फंड्स नहीं थे। मेरे पास फंड्स थे $50,000। और पीआर के बाद यही सोचते कि मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं, तो मैंने एक क्लाउड किचन में एज अ शेफ, एज अ लाइन कुक ज्वाइन किया। और वो बहुत मुश्किल था कि मुझे, क्लाउड किचन के किस तरीके के रूल्स होते हैं, अगर कोई क्लाउड किचन? अगर कोई क्लाउड किचन ओपन करना चाहता है तो उसको ये होता है कि वो खाली टेक अवे बिजनेस रहता है क्लाउड किचन। यस। तो उसमें ये होता है कि आपको एक हुड होनी चाहिए किचन के अंदर, अगर लॉज में, तो आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट के साथ मार्केट में जाना है। और उसका फिर आप स्टडी करते हो, उसका रेंट कितना होता है, इसकी लेबर कॉस्ट कितनी होती है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है, उसका फूड कॉस्ट कितना होता है, उसकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी होती है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पहले वो चीज़ें समझे मार्केट में एंटर होने से पहले, कि आपका मार्केट कौन है, आप किस तरीके से मार्केट को टारगेट करना चाहते हो, और आपके ये एक्सपेंस निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि इनिशियली स्मॉल बिजनेस लोन्स है कनाडा में, अच्छा है। बट उसके लिए एक प्रोसेस होता है। अगर आप कौन कौन एलिजिबल है ये स्मॉल बिजनेस लोन्स के लिए? स्मॉल बिजनेस लोन्स ऐसे होता है कि अगर आपको स्मॉल बिजनेस लोन्स आपको लेना है कनाडा में, तो उसके लिए एक तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए कि आप कौन सा, लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बैंक बोलती है कि ये सबसे हाई रिस्क इंडस्ट्री है, तो वो आपको लोन देके तो वो उसमें नहीं जाना घाटे चाहते, में तो नहीं फिर जाना ये हर किसी के लिए लोन नहीं है। तो उसके लिए एक प्लान होता है, एक प्रोसीजर होता है, अच्छा, अपनी स्टडी करके ही स्टडी जाइए। करके। पर ये सिर्फ पीआर होल्डर्स ही, हाँ, पीआर होल्डर्स ही, वर्क परमिट वर्क परमिट वाले नहीं, नहीं, पीआर होल्डर वाले पीआर स्मॉल होल्डर बिजनेस फंड्स को ले सकते ले हैं बैंक सकते से। हैं। बट अगेन एट द सेम टाइम फूड इंडस्ट्री को बहुत रिस्की माना बहुत जाता है। और रिस्की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिनको रिस्की मानते हैं? है। फूड तो सबसे हाई प्रायोरिटी है, अच्छा। सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे। अच्छा। रिटेल बिजनेस? रिटेल बिजनेस इतना रिस्की नहीं है, बिकॉज रिटेलिंग में ये होता है कि परचेसिंग होती है, लोग आते जाते हैं, तो हमें पता होता है कि किस लोकेलिटी में अगर हम ये खोल पाएंगे तो फिर उससे चल पाएगा। और वो ये भी होता है कि इफ़ यू डू बिजनेस सेल ऑल्सो, तो आपको बैंक के पैसे आप लोन को चुकता कर सकते हो। वेरी नाइस। बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसी एक दूसरे से बात करके ही हम जान सकते हैं कि किस तरीके का, अगर हम अपनी तरफ से कोई बिजनेस शुरू करना चाहें एज अ पीआर होल्डर, तो हम क्या क्या ऑप्शंस को ग्रैब कर सकते ग्रैब हैं। कर सकते। चलिए, बहुत बढ़िया विशाल, आज तो आपने बता दिया। आपका तो लाइफ बहुत स्ट्रगल से चली है, सबकी ही चलती है, बट एक लास्ट आप मुझे बता दीजिए, क्या फैमिली को लाने का यहाँ पे डिसीजन सही है स्टार्टिंग में ही, फेज में जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो, या एक बार आप सेटल हो जाए तब लेकर आए फैमिली को? मैं तो कहूँगा कि आप पूरा एनालिसिस करो कि आप जब आ रहे हो कनाडा में, तो ऐसा नहीं है कि इधर एक्सपेंसेस है, सब खर्चे होते हैं, देन 2 लोगों को काम भी करना पड़ता है। अगर आप किड्स, आपकी वाइफ भी कर रही है हाँ इस जी, वक्त? हाँ,
अच्छा। तो फिर किड्स होते हैं, तो फिर उनका स्कूलिंग होता है, फिर उनके डे केयर होती है। डे केयर तो फिर हम सब शुरू के फेज में तो मैं कहूँगा पहले तो आप आओ, आप खुद समझो आइए। कि कैसे एक लाइफस्टाइल है कैनेडियन, आप इसमें फिट होते हो या नहीं होते हो। और नहीं तो फिर अपनी अगर आप पहले ही उनको फिर वो सब उनके डिस्टर्ब हो लिए भी जाता है, ये सब बच्चों के टफ लिए हो भी जाता है, टफ हो सबके जाता है। लिए टफ हो जाता है। तो आपकी तरफ से ये सजेशन है तो मेरी तरफ से पर्सनली? पर्सनली यही सजेशन है जो मैंने सीखा है कनाडा के अंदर। लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रगल है, चाहे बट कौन सा भी साल हो। को चाहे कौन सा भी साल हो, वो हमसे 50 साल पहले भी आए तो उनके लिए भी मुश्किल था, और आगे के 50 साल बाद आएंगे उनके लिए भी शायद मुश्किल उनके लिए भी और मुश्किल रहेगा। बट मैं यही बताऊंगा, अगर आप सपने देखते हो तो सपनों को छूटने मत देना। लाइफ हार्ड है, हो जाए, सपने पूरे होते हैं, बस विश्वास रखना पड़ता है अच्छा। अपने आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विशाल की जर्नी तो हमने देख ली है, किस तरीके से उनका पूरा जर्नी रही। होटल मैनेजमेंट की हमने बातें कर ली हैं, क्या क्या तरीके शायद उनके पास तब थे और शायद अब नहीं है बच्चों के पास, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके, अगर आप एक अच्छी कंसल्टेशन सर्विसेज सर्विसेज के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ज़रूरी ये है प्रोवाइडेड कि आपको अच्छे लोग मिलें और अच्छी गाइडेंस मिले, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने बात करी वर्क परमिट के बारे में, पीआर कैसे वो बने, उन्होंने ये भी बताया। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही, आप यहाँ पहुँच गए, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। अब मेरा नेक्स्ट ड्रीम है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रीम क्या? नेक्स्ट ड्रीम है, मैंने जो सपना देखा वो तो मैंने पूरा किया, अब जो लोग सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरे करने हैं। वाह, वेरी नाइस। तो किस तरीके से आप इमिग्रेशन में हेल्प करेंगे? मैं हर चीज़ में हेल्प करने की क्योंकि कोशिश इतने करता हूँ। टाइम में आपको जब आपने काफी बोला, कुछ पता आपने चल पूछा गया। कि लोग जाते हैं रेज्यूमे देते हैं, हाँ। ये बड़प्पन नहीं है, बट मैंने हर लाइफ का फेज देखा है। देख लिया है। मेरे पास कई बार आते हैं कि रेज्यूमे लेके, अच्छा। मुझे हर दिन टेक्स्ट आते हैं, भैया जॉब पे लगाओ, शेफ कहीं पे जॉब है, कहीं पे क्या है। आई ट्राई होल कि मैं, क्योंकि उस जर्नी से गया एज ए हूँ, एम्प्लॉय। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना रेफरेंस दूँ, अपनी पहचान दूँ, या फिर अगर मेरे पास कुछ काम है तो मैं हेल्प करूँ। वेरी नाइस। तो मैं और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करना हमारे अगर चाहता हूँ। कमेंट में कोई आपको रीच आउट करेगा तो डेफिनेटली आई विल। बैरी में आपका रेस्टोरेंट, आपके बैरी में रेस्टोरेंट है, टोरंटो में रेस्टोरेंट है, और नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि मैं ऑल ओवर कनाडा, ऑल ओवर यूएसए स्प्रेड हो जाऊँ और लोगों के सपने पूरे करूँ और खुद के भी सपने पूरे करूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे, न्यू इमिग्रेंट बच्चे जो जॉब करना चाहते हैं, ओवर टाइम करना चाहते हैं, बस सर्वाइवल किस तरीके से उनका हो जाए, तो आई एम श्योर विशाल आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा Definitely, I am रेडी रहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रगल्स देख चुके हैं और वो चाहते हैं कि आपके स्ट्रगल, आपको भी अपने सेट ऑफ स्ट्रगल्स मिले, लेकिन थोड़ी हेल्प और गाइडेंस भी मिल Definitely. जाए। Thank you so much, Vishal. Thank you, really thank you so inspired much. us. Thank you for your story, for sharing, for being so kind, for being so open. Thank you again. थैंक यू फॉर सेकेंड चांस। मुझे कनाडा टीवी ने सेकेंड चांस दिया था। पहले जर्नी में मैं एज ए कंटेस्टेंट बन के आया Yes, था, yes. और आज शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया कि अपनी जर्नी में शेयर करूं, और इससे किसी एक भी इंसान की अगर हेल्प हो जाए ना, तो मेरे लिए काफ़ी है, वो काफ़ी है। Yes, definitely. Thank you so much. Thank And you you. also keep watching Canada TV. We'll also keep inspiring you with stories of people just like all of us. After all, we all are Indians, and we're going to help us each other in any way, right?